नमस्कार दोस्तों, हिमांक डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और सीईटी स्पेशल के लिए हमने हरियाणा जीके की सीरीज शुरू की है और इसमें जो आज का चैप्टर रहेगा हरियाणा में सिंचाई व्यवस्था यानी कि इरिगेशन सिस्टम क्या है हरियाणा का, उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, और सीईटी के लिए ये वीडियो काफ़ी लाभकारी रहने वाली है और इसमें मैं सब क्वेश्चन इसमें से आपको वीडियो से देखने को मिलेंगे। जब आप एग्ज़ाम देकर बाहर आओगे तो वीडियो देखोगे तो आपको पर्सन इसी में से मिल जाएंगे। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है आप सीईटी के लिए इस वीडियो पर भरोसा कर सकते हो। तो हरियाणा में जो सिंचाई व्यवस्था की बात करते हैं, इरिगेशन सिस्टम ऑफ इंडिया हरियाणा, तो इसमें 60% भाग पर हरियाणा में सिंचाई की उत्तम व्यवस्था है यानी कि अच्छी व्यवस्था है। और इसमें बात करते हैं सिंचाई के साधन क्या क्या हैं। जो इरिगेशन के जो साधन है वो कौन कौन है? नहर है, नलकूप है, कुएं हैं, तालाब हैं। ठीक है, इससे हम सिंचाई करते हैं। सर्वाधिक जो सिंचित क्षेत्र है वो सिरसा है और जो सबसे कम सिंचित क्षेत्र है वो पंचकुला है। ये आपको याद रखना है। सिंचाई के हिसाब से सबसे ज़्यादा सिंचित कौन सा क्षेत्र? सिरसा, और सबसे कम या सबसे न्यूनतम पंचकुला है। इसमें आपको पता होगा ट्यूबवेल और जो पंपिंग सेट है उनकी संख्या 7,72,000 है। और आप देखते होंगे नलकूपों से हरियाणा में 51.12% सिंचाई होती है, जबकि नहरों द्वारा 48.3% सिंचाई की जाती है। इसके बाद में आपको पता है सर्वाधिक जो नलकूप हैं वो कैथल जिले में देखने को मिलते हैं और सबसे कम आपके पंचकुला में। इसके बाद में आपको पता है जो आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में जल संसाधन नहरों के 1503 चैनल हैं, यानी कि जो इकोनॉमिक सर्वे आता है किसी भी स्टेट का या किसी भी देश का, तो उसमें जो पूरे आंकड़े हैं वो प्रदर्शित किए जाते हैं। तो ऐसे ही हरियाणा में भी प्रदर्शित किए गए हैं और इसमें 1503 चैनल हैं। ठीक है, सिंचाई के लिए देखो सर्वाधिक जो नलकूप हैं वो कहाँ है? कैथल है, और न्यूनतम पंचकुला। पंचकुला में कम क्यों है? क्योंकि आपको पता है जो पंचकुला है वो शिवालिक पहाड़ी से घिरा हुआ है, पहाड़ी क्षेत्र है, और वहाँ पे जो मानसून है, मानसून हरियाणा का सबसे ज़्यादा यहाँ देखने को मिलता है और जो हवा है उसमें आर्द्रता ज़्यादा पाई जाती है। और अधिकतर जो नदियाँ हैं उसका जो ओरिजिन पॉइंट है या उद्गम स्थल है वो भी पंचकुला में ही पड़ता है। इसलिए आपको याद रखना है ताकि वहाँ पे ज़्यादा पंप सेट वगैरह की ज़रूरतें नहीं होती हैं। आगे हम बात करते हैं हरियाणा का नहर तंत्र। जो हरियाणा का जो कैनाल सिस्टम है वो क्या है? मुख्य तौर पर इसको 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन सा है? पश्चिमी यमुना नहर, दूसरा भाखड़ा नहर, तीसरा गुरुग्राम नहर। जो पश्चिमी यमुना नहर है ये आपको पता है आथनी कुंड बैराज से निकाली गई है। दोस्तों, आथनी कुंड बैराज से 2 नहरें निकली हैं, एक पश्चिमी नहर है, एक पूर्वी नहर है। जो पूर्वी नहर है उसकी सिंचाई उत्तर प्रदेश में होती है। ठीक है, और जो पश्चिमी नहर है उसका जो जल है वो हरियाणा में इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद में आपको पता है हथनी कुंड बैराज से ये निकाली गई, ये आपको पता होना चाहिए। आपको पता होगा 1335 में जो फिरोज शाह तुगलक थे और 1568 में अकबर ने और 1817 में अंग्रेज अधिकारी था G.R. ब्लेन ने इस जो पश्चिमी यमुना नहर के लिए काम किया था। इसके बाद में जो इसकी लंबाई है पश्चिमी यमुना नहर की वो 3226 किलोमीटर है। 3226 किलोमीटर की लेंथ है पश्चिमी यमुना नहर की। इसमें सिंचित क्षेत्र कौन सा है? सिंचित क्षेत्र इसमें करनाल, अंबाला, हिसार, रोहतक, सिरसा, सोनीपत। ठीक है, और ये 3 राज्यों का संयुक्त कार्यक्रम है। इसमें कौन कौन से राज्य हैं? हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली।
आपसे पूछ सकते हैं किन राज्यों की परियोजना है, तो आपको पता रहना चाहिए हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली का संयुक्त उपक्रम है ये। ठीक है। इसके बाद में सबसे पुरानी नहर 1700, ये जो पश्चिमी यमुना नहर है, पश्चिमी यमुना नहर ये सबसे पुरानी नहर है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। और 1750 में इसमें गाद का जमाव हो गया था, गाद का जमाव के कारण यह नहर बंद हो गई थी। काकरोई में, काकरोई सोनीपत में पड़ता है, वहां पे जल विद्युत परियोजना इसी नहर पे है। इसके बाद में देखो ये पेपर में सीधा छप सकता है, जो काकरोई जल विद्युत परियोजना इस नहर पे है, तो पश्चिमी यमुना नहर पे है। आगे जो काकरोई के बाद में 1872-73 में ताजेवाला जो बैराज का निर्माण करवाया गया, और 1999 में बंद पड़े बैराज के लिए हथनी कुंड बैराज का निर्माण करवाया गया। जब हथनी कुंड बैराज का निर्माण हुआ था, उसके बाद ये जो ताजेवाला इसको बंद कर दिया गया था। ठीक है। इसके बाद में अगर बात करते हैं जो पश्चिमी यमुना नहर है, इसकी शाखाओं के बारे में बात करते हैं। इसकी शाखा एक तो सिरसा शाखा है, तो सिरसा शाखा है वो जींद, फतेहाबाद, सिरसा में पानी है जो जल सिंचाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। 1896 में बनाई, 1896 में यह सिरसा शाखा बनाई गई थी। और आपको पता होगा ये सबसे यमुना की, पश्चिमी यमुना है उसकी सबसे बड़ी शाखा है। इसके बाद में बात करते हैं बरवाड़ा शाखा। बरवाड़ा शाखा की, यह भी आपको पता है, ये सिरसा जो शाखा है उसकी ब्रांच है, और ये हिसार में पानी उपलब्ध कराती है। इसके बाद में हम बात करते हैं जींद शाखा की। जो जींद शाखा है वो रोहतक शाखा नहर और भिवानी शाखा नहर का ही अंतर है। आपको पता है जो ये शाखाएं हैं, रोहतक शाखा नहर ये रोहतक को पानी उपलब्ध कराती है, और भिवानी को उपलब्ध कराती है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं बालोट। जो बालोट शाखा है ये दिल्ली शाखा की प्रमुख शाखा है। ये खुबड़ू गांव में जज्जर में एक जज्जर शाखा भी निकाली गई है। इसके बाद में हम बात करते हैं आशी। आशी आपको पता है हिसार का एक कस्बा है। ठीक है। उसकी आशी जो शाखा है उसका निर्माण 1959 में चेटांग नदी पर किया गया था, आपको यह भी पता होगा। इसके बाद में बात करते हैं मुनक नहर। मुनक नहर आपकी करनाल का एक गांव है मुनक से, और जो दिल्ली के हैदरपुर तक जाती है, और जो इसकी लंबाई है वो 102 किलोमीटर है। 1996 में हरियाणा सरकार और दिल्ली सरकार के बीच एक समझौता हुआ था, और जो मुनक नहर है ये 2012 से शुरू हुई है। इसके बाद में हम बात करते हैं भाखड़ा नहर की। जो भाखड़ा नहर है दोस्तों, ये सतलुज नदी पर भाखड़ा बांध बनाकर निकाली गई है। हरियाणा में ये टोहाना में प्रवेश करती है, टोहाना से। और आपको पता होगा सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, रोहतक इसके द्वारा सिंचित होते हैं। यानी कि जो रोहतक में, हिसार में, फतेहाबाद में, सिरसा में जो सिंचाई का काम है, इसका भी कंट्रीब्यूशन है, इसका भी योगदान है। हरियाणा की दूसरी सबसे बड़ी नहर है ये, और ये संयुक्त उपक्रम है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का, इन तीनों का संयुक्त उपक्रम है। और आपको पता होगा जो भाखड़ा नहर है इसकी दो शाखाएं हैं, एक है नरवाना लिंक नहर, दूसरा बरवाड़ा लिंक नहर। जो नरवाना लिंक नहर है इसकी जो कैपेसिटी है जल की वो 2700 क्यूसेक है, और जो बरनाला है, बरनाला की 1700 क्यूसेक है। इसके बाद में हम बात करते हैं गुरुग्राम नहर की। जो गुरुग्राम नहर है 1966 से 85 के बीच में इसका निर्माण हुआ था, और ये दिल्ली के निकट एक ओखला जगह पड़ती है, और यमुना नदी से इसको निकाला गया है। हरियाणा में फरीदाबाद को ये सिंचित करती है। सतलुज यमुना लिंक SYL आपने सुना होगा,
SYL के बीच में, हरियाणा और पंजाब के बीच में विवाद है। आपको पता है सतलुज और यमुना को जोड़ने का ये कार्यक्रम है। ये हरियाणा में 92 किलोमीटर जबकि पंजाब में 122 किलोमीटर है। और इसमें आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट से, केंद्र सरकार से लेके सुप्रीम कोर्ट भी अपना जजमेंट इसके बारे में दे चुके हैं, लेकिन अभी तक ये लागू नहीं हुआ है। अब हम बात करते हैं हरियाणा की प्रमुख सिंचाई परियोजना की। प्रमुख सिंचाई परियोजना कौन कौन सी है? एक है जूही नहर परियोजना। देखो भाई ये उठा पक होती है, उठा पक। उठा पक ये होता है जो निम्न अक्षेत्र से जो ऊंचे अक्षेत्र हैं वहां पर सिंचाई, यानी कि जो नीचे जल है उसको पंपों के द्वारा उठा के ऊंचे भागों में भेजा जाता है, उसको उठापक परियोजना बोलते हैं। सबसे पहले जूही नहर परियोजना। जूही आपको पता है भिवानी में पड़ता है, जूही गांव, और उसी के नाम पर यह परियोजना है। और ये 1969 में बनाई गई थी। और यह हिसार और जो रेवाड़ी को जोड़ती है ना, हिसार रेवाड़ी को रेल मार्ग से, उसमें 32,000 जो हेक्टेयर भूमि है उसकी सिंचाई इस नहर के द्वारा की जाती है। इसके बाद में हम बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू उठापक परियोजना। यह महेंद्रगढ़ में सूखा राहत कार्यक्रम के तहत 1976 में इसमें पानी छोड़ा गया था, यह आपको पता होना चाहिए। तीसरे नंबर पे लोहारू। जो लोहारू नहर है यह भिवानी और जो दादरी है उसमें जो सिंचित करते हैं उस क्षेत्र को, और इसकी लंबाई 255 किलोमीटर है। इंदिरा गांधी जो सिंचाई परियोजना इसका दूसरा नाम है। अब बात करते हैं भिवानी उठापक सिंचाई। यह 1 लाख हेक्टेयर भूमि पर इसका प्रोजेक्ट परियोजना है, यानी कि ये 1 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई करेगी। और इसका नाम वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती नहर भी कहते हैं। 200 किलोमीटर लंबी यह नहर है, यह आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में बात करते हैं नांगल उठापक परियोजना। यह 80 किलोमीटर की लंबाई है और यह अम्बाला कैंट और अम्बाला शहर को सिंचित करती है और पानी की व्यवस्था करती है, यह आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं हथनी कुंड की। हथनी कुंड जो बैराज बनाया गया था ये सिंचाई के लिए, जल आपूर्ति के लिए, बाढ़ नियंत्रण के लिए ये काम थे। इसके बाद में बात करते हैं नरवाना नहर। ये सालवन, सालवन कैथल में एक गांव पड़ता है सालवन, जिसको संध सालवन बोलते हैं। सालवन फीडर को दमतान फीडर से जोड़कर बनाया गया है। और यह कलौदा, खुर्दकला, बीखेवाला, इन गांवों में क्या होता है जो सिंचाई है वो की जाती है। अब बात करते हैं ताजेवाला। ताजेवाला आपको पता ही है यमुनानगर में है, यमुना नदी पे है। 1873 में इसको बनाया गया था और यहीं से पश्चिमी और पूर्वी नहर को जल की आपूर्ति होती है। आपसे पूछ सकते हैं पश्चिमी और पूर्वी नहर को जल की आपूर्ति कहाँ से होती है? ताजेवाला से, ये आपको पता होना चाहिए। जब हथनी कुंड चालू हो गया ना भाई, ये हथनी कुंड बैराज शुरू हो गया तो फिर ताजेवाला को बंद कर दिया गया था। अब हम बात करते हैं हरियाणा के बांध। यहाँ पे आपने देखा होगा बहुत क्वेश्चन देखने को मिले होंगे आपको। यहाँ से जो पथराला बांध है, पथराला बांध ये दादूपुर में पड़ता है, यमुनानगर जिला है। और आपको पता है 1875 से 76 में इसको बनाया गया था। और यह यमुना की एक सहायक नदी है सोम्ब, सोम्ब नदी पर बनाया गया है। और आपको पता होगा दूसरा है ओटू बांध। ओटू बांध ओटू गांव में सिरसा जिला है, ठीक है। और ये 1896 में जो बीकानेर रियासत थी और अंग्रेजों ने मिलकर इस बांध को बनाया था। और आपको पता है ये जो ओटू बांध है ये घग्गर, जिसको आकड़ा नदी भी कहा जाता है, पर स्थित है। 2002 में पर्यटन के लिए चौधरी देवीलाल के नाम पर एक पर्यटन केंद्र भी चालू किया गया है। कहाँ पे? ओटू बांध पर। अब हम बात करते हैं कौशल्या बांध। कौशल्या जो बांध है ये अपना पड़ता है पिंजौर पंचकुला में।
कौशल्या नदी पर आपको पढ़ाया था, जब रिवर सिस्टम पढ़ाया है तो मैंने बताया था कौशल्या नदी घग्गर की सहायक नदी है, ठीक है। और 2012 में इसको पेयजल के लिए 2012 में इसको बनाया था। और जो इसका यूज है वो एक तो बाढ़ को नियंत्रण करना है और दूसरा पेयजल की जो आपूर्ति है उसको बरकरार रखना है। अब बात करते हैं आनंदपुर बांध। ये अपना पड़ता फरीदाबाद में। 8वीं सदी में तोमर वंश का जो राजा था आनंदपाल ने इसका निर्माण करवाया था। और ये हरियाणा का ऐसा बांध है, इसको ग्रेविटी बांध भी बोलते हैं। इसका क्या कारण होता है, जो जल का भार है ना, जल के भार को संतुलित करने के लिए गुरुत्व बल का प्रयोग किया गया है। ये आपको पता रहना चाहिए। अब बात करते हैं मसाणी बांध। या मसाणी बांध भाई एक बार प्रश्न पूछा गया है, ये सारे के सारे जो करवाए हैं ना कहीं आपके पेपर में छपे हुए हैं। जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे तो आपको ये सारे सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो मसाणी बांध है ये रेवाड़ी में पड़ता है भाई, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और ये साहिबी नदी पर है। साहिबी नदी आपको पता होगा, जब रिवर सिस्टम पढ़ाया था, ये यमुना की सहायक नदी है साहिबी, इस पर बनाया गया है। और इसका काम क्या है, बाढ़ नियंत्रण, यानी कि बाढ़ का जो नियंत्रण है वो करना मेन इसका काम है। इसके बाद में हम बात करते हैं हरियाणा में सिंचाई के साधनों की। हरियाणा में सिंचाई के साधन क्या है, कैसे हैं, वो देखना है। इसको हम बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। एक तो है उत्तरी पूर्वी भाग, ठीक है, हरियाणा का उत्तर पूर्वी। आपने देखा होगा हरियाणा जब पढ़ते हैं ये बताया था। और ये जो साइड पड़ती है यहाँ पे क्या है, शिवालिक, क्या है, शिवालिक। और यहाँ पे कौन सा जिला है, लगभग पंचकुला, ठीक है। ये कौन सी दिशा होगी, उत्तर पूर्व, क्योंकि उत्तर तो ये है, पूर्वी सा ये हो गया, यानी कि उत्तर पूर्वी भाग की बात हो रही है। तो ये क्या है, शिवालिक पहाड़ी। इसमें अम्बाड़ा में इसमें कृत्रिम जो साधन की कम आवश्यकता है भाई। एक बात बताओ, यहाँ पे आर्द्रता बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और जो मिट्टी है वहाँ पे नमी है और बरसात भी बहुत ज़्यादा होती है। बहुत सारी नदियों का ओरिजिन पॉइंट भी वहीं पे है। तो उनको सिंचाई के लिए नलकूप ये लगाने की तो जरूरत है नहीं। तो ये आपको पता होगा जो उत्तरी पूर्वी भाग है शिवालिक पहाड़ी के आसपास, इसमें आपको मैंने बताया था अम्बाड़ा, यमुनानगर और पंचकुला है, ये 3 जिले इसमें आते हैं। और यहाँ पे मैंने आपको बताया ही है बरसात यहाँ पे ज़्यादा होती है, ठीक है। जो मेन हरियाणा की नदियाँ हैं उनका ओरिजिन पॉइंट भी यही है। ऐसे में क्या है, जो कृत्रिम साधन है, जो मानवीकृत साधन है, उनकी जरूरत सिंचाई के लिए नहीं पड़ती है। इसको आपको पता होना चाहिए। और इसमें जो उत्तरी पूर्वी भाग है उसमें नांगल उत्तापक परियोजना तो है, लेकिन वो अम्बाड़ा कैंट और अम्बाड़ा शहर की जो पेयजल की व्यवस्था है वो करती है नांगल उत्तापक परियोजना। दोस्तों दूसरा नंबर पे आता है मध्यवर्ती भाग। जो मध्यवर्ती भाग है उसमें आपको पता होगा इसमें करनाल, कुरुक्षेत्र, रोहतक, जींद, पानीपत, सोनीपत ये जिले आते हैं। और आपको पता होगा जितनी वर्षा उत्तरी पूर्वी भाग में होती थी ना उतनी ज्यादा वर्षा यहाँ पे नहीं होती है। आपको पता है कम वर्षा के बावजूद यहाँ पे चावल और मक्का की खेती की जाती है। चावल और मक्के की खेती यहाँ की जाती है क्योंकि यहाँ पे आपको पता है थोड़ी बहुत तो बारिश हो जाती है और ज्यादातर नहर भी हैं, नलकूप हैं, उनसे क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना मध्यवर्ती भाग में सबसे ज्यादा सिंचाई के लिए आपको पता है नॉर्मली बारिश भी हो जाती है, वर्षा हो जाती है। वर्षा नहीं होती तो नहर का प्रयोग करते हैं और नलकूप का भी प्रयोग करते हैं, इसका हम यूज करते हैं। तीसरे नंबर पर आता है दक्षिण पूर्वी भाग। दक्षिण पूर्वी भाग आपको पता ही है ये क्या था, उत्तर पूर्व, और ये क्या आ जाएगा, दक्षिण पूर्व, क्योंकि साउथ तो ये हो गया ना, इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, तो दक्षिण पूर्व ये आ गया ये क्षेत्र। इसमें आपके फरीदाबाद और गुरुग्राम जिले आते हैं, फरीदाबाद और गुरुग्राम जिले। इन जिलों में आपको पता है वर्षा कम होती है, ना के बराबरी होती है, और यहाँ गेहूं, मक्का, ज्वार
की खेती की जाती है। और यहाँ पे जो सिंचाई की जाती है वो की जाती है नहरों से, नलकूप से सिंचाई होती है। अब आगे बात करते हैं रेतीले बाग में। रेतीला बाग है जो आपको पता है, जो राजस्थान से सटा हुआ हरियाणा का क्षेत्र है वो रेतीला बाग है। भिवानी, सिरसा, हिसार, महेंद्रगढ़, ये जो जिले हैं ये रेतीले में आते हैं। जो वर्षा है एक तो कम होती है, यहाँ पे अत्यंत कम होती है, वर्षा अत्यंत कम होती है। यहाँ पे ज्वार, बाजरा, मोटे अनाज की खेती की जाती है। मोटा अनाज भाई आपको पता होगा, ज्वार बाजरा आता है। जहाँ पे पानी की आवश्यकता कम पड़े वहाँ पे ऐसी खेती की जाती है। आपको ये भी पता होगा सिंचाई के लिए यहाँ नलकूप की सहायता से फव्वारों का यूज किया जाता है। ठीक है, जो ट्यूबवेल वगैरह लगा देते हैं ना, उसके बाद फव्वारा जोड़ दिया जाता है, कनेक्ट कर दिया जाता है। ऐसे यहाँ पे सिंचाई की जाती है। अब क्या है, सरकार द्वारा जल प्रबंधन के लिए कार्य, जो सरकार का उपक्रम है, इसने खेत जल प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत की है। यानी खेत जल प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत। इसके अलावा ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट, ये सरकार द्वारा जल प्रबंधन के लिए कार्य हैं। इसमें आपको पता है फव्वारा सिंचाई आएगी, टपकन सिंचाई आएगी, और तीसरा भूमिगत पाइपलाइन व्यवस्था। जो भूमिगत पाइपलाइन व्यवस्था है वो केंद्र सरकार के सहयोग से राष्ट्रीय कृषि विकास के अंतर्गत आता है। इसके बाद में जो टपकन सिंचाई है, और ये हर बूंद कृषि के लिए जो कार्यक्रम है उसके अंतर्गत आता है। तीसरा है फव्वारा सिंचाई व्यवस्था। आपको पता है जो रेतीले क्षेत्र होते हैं वहाँ पे ट्यूबवेल वगैरह लगा के फव्वारे द्वारा वहाँ सिंचाई की जाती है। तो दोस्तों ये था आपका हरियाणा में सिंचाई व्यवस्था। इसको इसी आपने देखा, तो मिलते हैं कल। धन्यवाद।